नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी जीके का एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वह है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। चार ऑप्शन है, कोकणाम, वेत्रवती, बेसनगर या दसपुर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, कोकणाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध सांची स्थल को आपका जाना जाता था, यानी कि इसका प्राचीन नाम कोकणाम आपका हुआ करता था। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो सांची जिसे प्राचीन काल में काकनम, काकनाया, काकनवा, काकनादा, बोटा और बोटा श्री प्रव्रत के नाम से इसको जाना जाता था। तो दोस्तों, यह इसके प्राचीन नाम आपके हुआ करते थे। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। बात करते हैं दोस्तों सांची की, यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। विश्व धरोहर स्थलों में से एक है यह मध्य प्रदेश का, जिसे कि आपका 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो दोस्तों, राइट आंसर आपको बनता है, भीमबेटका की जो खोज है वह डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा आपकी की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। भीमबेटका शिलाश्रय मध्य भारत के विंध्य रेंज की तलहटी में प्राकृतिक शिलाश्रय की श्रृंखला है। यह भोपाल के दक्षिण में लगभग 28 मील 45 किलोमीटर पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने 1957 में इन गुफाओं की खोज की थी और वर्ष 2003 में भीमबेटका को जो है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हाल ही में हमने डिस्कस किया, वर्ष 1957 में भीमबेटका की खोज की थी। किसने की थी। तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो ऑप्शन सी 1957 दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट है। चार ऑप्शन है, एच डी सांकलिया, आर बी जोशी, ए और बी दोनों, या विष्णु वाकणकर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है एच डी सांकलिया और आर बी जोशी, इन दोनों ने मिलकर नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद है, जिन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपकी जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन है, भीमबेटका, उदयगिरी, एरन या आदमगढ़। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आदमगढ़ यहां पर आपका राइट आंसर बनता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, वो आपके आदमगढ़ से मिलते हैं। और यह जो आपका आदमगढ़ है, यह यहाँ से आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इससे पता चलता है कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल के अंत तक आपकी हो चुकी थी। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से ये साक्ष्य मिले हैं और पटवारी 2017 में दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसुआंग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊशेयेना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। ऊशेयेना के नाम से अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यह आपका उज्जैन में मिलता है। चीनी यात्री है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में उज्जैन का जो नाम है वह ऊशेयेना के नाम से अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख आपका किया है। चीनी यात्री हेनसुआंग ने हर्षवर्धन के शासन के दौरान थानसेन का दौरा किया। हेनसुआंग एक विश्व प्रसिद्ध एशियाई यात्री था, जो भारत में अपनी 16 वर्ष की तीर्थ यात्रा और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वह शाश्वत चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली की खोज किसने की थी। यानी कि जो नवदा टोली स्थल है, इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, इसकी खोज एच डी साकलिया ने जो है आपकी की थी। तो नवदा टोली जो कि खरगोन जिले में आपका स्थित है, इसकी जो खोज है किसने की थी। तो एच डी साकलिया के द्वारा इसकी खोज की जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसका था? चार ऑप्शन है, मलिक कफूर, एनुल मुल्क मुल्तानी, शीतल देव या अमीर खुसरो। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है अमीर खुसरो का जो है यह कथन था। इन्होंने कहा था कि अगर आप मांडू विजय करते हैं तो कहीं ना कहीं दक्षिण विजय की जो है चाबी आपको मिल जाती है। अगर मांडू विजय कर लेते हैं तो दक्षिण भारत की विजय जो है आप आसानी से कर सकते हैं। यह जो कथन है किसका था? तो अमीर खुसरो का दोस्तों यह आपका कथन था। धार से लगभग 35 किलोमीटर और इंदौर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है एक शहर, मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल है जिसका नाम है दोस्तों मांडू। यह मालवा क्षेत्र में स्थित है। मांडव या मांडू अपने दिनों में अपनी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी था जो पहाड़ों की विंध्य श्रृंखलाओं और नर्मदा नदी से घिरी हुई है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि यह कथन किसका है? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, तो अमीर खुसरो ने यह आपका कहा था। अगला क्वेश्चन है कि नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, भगवान गणेश, देवी पार्वती, देवी दुर्गा या भगवान शिव। तो ऑप्शन बी देवी पार्वती यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नचना कुठार का जो मंदिर है वह आपका दोस्तों देवी पार्वती से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और विशिष्ट रूप से जाना जाता है। नचना कुठार के मंदिर पूर्व गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नचना कुठार का मंदिर पन्ना में स्थित है और किसका मंदिर है? तो देवी पार्वती का यह आपका मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि भूमरा का शिव मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों और किस काल का है? तो दोस्तों यह जो है आपका गुप्तकालीन है और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में आपका स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका स्थित है और तिगवा का विष्णु मंदिर जो है इसको आपका कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है यह आपका स्थित है। तिगवा में पत्थर का बना विष्णु मंदिर 12 फुट तथा 9 इंच वर्गाकार है, यानी कि इसका आकार कैसा है? तो वर्गाकार है, जो में वर्गाकार रूप में जो है यह आपका फैला हुआ है। और कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों यह आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन है, एरन, कसरावत, कायथा या त्रिपुरी। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के में जो सती प्रथा के साक्ष्य है वह एरन अभिलेख से आपके प्राप्त हुए हैं। और अरे एरन अभिलेख कहां पर मिला है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में दोस्तों यह आपका मिला है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से हुआ है जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। एरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? एरन से प्राप्त हुए हैं। और एरन कहां पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुमेन अभिलेख से संबंधित नहीं है? यानी कि तुमेन अभिलेख से संबंधित जो कथन नहीं है, जो असत्य है, वह हमको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है, यह अशोकनगर जिले में स्थित है। इसे अभिलेख में कुमार गुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। या इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि यह आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। यह ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, बाकी जो है आपके सही है। यानी कि तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित है। अभिलेख से कुमार गुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है और इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान जो है आपका बताया गया है। जबकि दोस्तों रेशम बुनकरों की बात करें, इनकी जो जानकारी है कहां से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से दोस्तों इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? चार ऑप्शन है, अशोकनगर, रीवा, जबलपुर या सिवनी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश में जो गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख है वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में स्थित सुपिया नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है जिसमें गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी की तिथि अंकित आपकी मिलती है। तो सुपिया अभिलेख जो कि गुप्तकालीन है कहां से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा से यह आपका प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुजरा अभिलेख किस जिले में है? चार ऑप्शन है, दतिया, भेलसा नगर, अवंती या पाटलिपुत्र। दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है गुजरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आपका स्थित है। ऑप्शन
ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। गुजरा भारत के राज्य मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुजरा से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। मास्की लेख के पश्चात गुजरा से प्राप्त लेख से यह बात स्पष्ट हुई है कि देवताओं का प्रियदर्शी राजा और कोई नहीं अशोक था। तो गुजरा अभिलेख कहाँ से मिला है? दतिया से मिला है और यह जो है अशोक का लघु शिलालेख है और इसमें अशोक का नाम जो है अशोक हमें वर्णित मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चौथी शताब्दी में अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो दोस्तों यह आपका अवंती का गवर्नर हुआ करता था। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अवंती जिसे कि वर्तमान में आपका उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, उज्जैन के नाम से जाना जाता है, यहीं के जो है आपके गवर्नर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल में आपका शामिल किया जाता है। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों यह आपका स्थित है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। यूनेस्को में 1989 में शामिल हुआ। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है जनरल टेलर के द्वारा सांची स्तूप की जो है आपकी खोज की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। सांची की खोज वर्ष 1818 में टेलर द्वारा की गई थी और 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जशपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? चार ऑप्शन है ओलिंकर वंश, परिवाजरक वंश, राष्ट्रकूट वंश या नागवंश। तो ऑप्शन बी परिवाजरक वंश दोस्तों सॉरी ऑप्शन ए ओलिंकर वंश यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका बनता है। दशपुर क्षेत्र ये जो आपका मंदसौर वाला क्षेत्र है इसको प्राचीन काल में जो है आपका दशपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ओलिंकर वंश का शासन दोस्तों आपका हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में प्रिनास नदी किस नदी को कहा है? चार ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सोन या तमंस या टोंस जिसका अन्य नाम है। तो टोंस नदी को मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास नदी के नाम से जो है इसको आपका जाना है। यानी कि मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों आपका इंडिका। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और इसमें ही जो है एक नदी का उल्लेख आपका मिलता है। उस नदी का नाम है प्रिनांस और उसको वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? टोंस नदी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन है दशपुर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, आदि हाथी गुफा अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन है दशपुर अभिलेख यहाँ पर राइट आंसर बनता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है मध्य प्रदेश के दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिला है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त और उनके ओलिकारा सामंत बधुवर्मन के समय का मंदसौर शिलालेख रेशम बुनकरों के शिलालेख के रूप में जाने जाने वाला विशेष रुचि का है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से कवर होता है कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? तो दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसमें शुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसे मौर्य राजवंश के बाद शासन किया था। इसका शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्षों तक रहा था और पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों यह हमारे लिए यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चार ऑप्शन है मुगल और मराठा, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय, निजाम और मराठा, राजा भोज और राजा कर्ण। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य रेवा का युद्ध जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी? यानी कि वो मध्य प्रदेश में जब आए थे, नाम है सुलेमान
अरब यात्री थे तब जो है मध्य प्रदेश पर जो है किसका शासन हुआ करता था। चार ऑप्शन है, नागभट्ट, मिहिर भोज, रामभद्र या वत्सराज। तो दोस्तों ऑप्शन बी मिहिर भोज यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अरब यात्री सुलेमान गुज्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में आपका भारत आया था। तो मिहिर भोज यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में आता है, यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कर्ण मंदिर। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका निर्माण लक्ष्मी कर्ण ने आपका करवाया था। ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अमरकंटक में कलचुरी कालीन मंदिर का निर्माण कलचुरी नरस लक्ष्मी कर्ण ने जो है आपका करवाया था। 1041 से लगाकर 1073 ईस्वी के दौरान इन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज के किस कवि दरबारी ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की। चार ऑप्शन है, ग्रंथपाल, महिपाल, राजपाल या धनपाल। तो ऑप्शन डी दोस्तों धनपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अनूठी रचना है जो वास्तव में बाणभट्ट की कादंबरी के मार्ग का अनुसरण करती है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चार ऑप्शन है, विद्याधर, परमादिदेव, राजा यंग या हमीर वर्मन। तो दोस्तों ऑप्शन है विद्याधर यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। कंदरिया महादेव जो मंदिर है उसका निर्माण आपका विद्याधर ने करवाया था। यह मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो में जो मंदिर है उसमें सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है। यहाँ के अधिकतर मंदिरों को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। वहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव मंदिर को गंडदेव के पुत्र सम्राट विद्याधर ने बनवाया था। माना जाता है कि यह मंदिर ईस्वी सन 1025 से 1050 के बीच आपका बना है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है दोस्तों, आपका खजुराहो में स्थित है। किसने निर्माण कराया था, चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भोज ने कलचुरी वंश के गांगई देव को हराया था। राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख किया है। राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही कथन नहीं है, बाकी तीनों सही है। राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण दोस्तों आपका करवाया था। कलचुरी वंश के गांगई देव को इन्होंने हराया था। राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का भी उल्लेख किया है। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो नन्नुक जो है चंदेल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। नन्नुक इस वंश का पहला शासक था जिन्होंने 1831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र वाकपति शासक बना जिसने विंध्य तक अपना राज्य बना लिया था। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। स्थापना कब होती है, 1831 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आला उदल किसके सेनापति थे। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है चंदेल शासकों के आपके सेनापति हुआ करते थे। आला उदल राजा परमादिदेव जिन्हें परमल के नाम से भी जाना जाता है का एक महान सेनापति था जिसने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी जो आलाखंड गाथा गीत में भी अमर था। तो आला उदल किसके सेनापति थे, तो चंदेल शासकों के सेनापति जो है ये आपके हुआ करते थे जिसमें परमादिदेव के ये आपके मुख्य रूप से सेनापति थे। अगला है धंगदेव किस वंश का शासक था। चार ऑप्शन है, जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन है या जेजाक भुक्ति के चंदेल के जो है शासक थे इनका नाम था दोस्तों आपका धंगदेव। जेजाक भुक्ति के चंदेल भारत में एक शाही राजवंश था। 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच का बुंदेलखंड क्षेत्र उनके प्रभुत्व में था। चंदेलों ने शुरू में कान्यकुब्ज के गुज्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शासन किया था। तो धंगदेव किस वंश का शासक था, तो जेजाक भुक्ति के जो चंदेल थे वहां का शासक कौन था, तो धंगदेव था। अगला क्वेश्चन है यूनानी राजदूत हेलिया यूनानी
राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया था? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है भागमित्र के जब शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश में, उनके समय जो है यह आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की यात्रा पर आए थे। शहर के बेसनगर स्थित हेलियोडोरस स्तंभ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर इस स्तंभ का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने आपका करवाया था। तो दोस्तों हेलियोडोरस का आपने सुना होगा, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वह कहाँ पर है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा के बेस नगर में दोस्तों यह आपका स्थित है। वर्तमान में विदिशा में यह आपका स्थित है। और दोस्तों इसको खाम बाबा के नाम से आपका जाना जाता है, खाम बाबा के नाम से इसको जो है आपका जाना जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विदिशा के गरुड़ स्तंभ से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया भागवत धर्म के जो साक्ष्य है इस गरुड़ स्तंभ से आपके मिलते हैं। कहाँ पर है? तो यह आपके विदिशा जिले में स्थित है। गरुड़ यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा मानक जो है मानक बनाया गया था, उन्होंने जो है इसको बनाया था। उस समय विदिशा को बेस नगर के नाम से जाना जाता था। गरुड़ प्रतिमा को 113 ईसा पूर्व के आसपास खड़ा किया गया था। स्तंभ पर लिखा एक संपूर्ण ब्राह्मी लिपि में है। इस स्तंभ की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में आपकी की थी। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चार ऑप्शन है, काशी, अंग, अवंती या वज्जी। तो दोस्तों ऑप्शन सी अवंती यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चंद्र प्रद्योत प्राचीन भारतीय महाजनपद अवंती का शासक था। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्र प्रद्योत ने प्राचीन भारतीय राजवंश का नाम रखा जिसका नाम प्रद्योत वंश था। वह प्रद्योत वंश का संस्थापक था। उन्होंने चंद्र प्रद्योता महासेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रद्योत वंश ने 163 वर्षों तक आपका शासन किया था, 138 वर्षों तक इन्होंने आपका शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर मगध वंश के शासकों ने भी जो है अपना शासन किया था या उनका आधिपत्य यहां पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त होते हैं? चार ऑप्शन है, मंडला, जबलपुर, बालाघाट या सीहोर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोधि वंश के शासन के प्रमाण आपके प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों जो राजा भोज हुए हैं वह परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इन्होंने मालवा पर 1010 से लगाकर 1080 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? चार ऑप्शन है, योगाभ्यास है, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन। तो दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृत अध्ययन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। राजा भोज की जो भोजशाला थी वह जो है संस्कृत अध्ययन का आपका केंद्र थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवसहासांकन चरित के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है, राजा भोज, केशवदास पाणिनि या परिमल। तो दोस्तों ऑप्शन डी परिमल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। यह प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित इस ग्रंथ से परमार वंश, सिद्धूराज, नवसहासांक के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि महिषमती नगर को किसने बसाया था? चार ऑप्शन है, शत्रुवती, हेयई राजा, अहिल्याबाई या कीर्तिवीर अर्जुन। तो दोस्तों ऑप्शन बी हेयई राजा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके और हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आपका हुआ था। सम्राट अशोक की पत्नी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? चार ऑप्शन है, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्प या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। यह तीनों जो है आपका इन तीनों का संबंध जो है यह निम्नलिखित में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो तीनों का जो संबंध है राजा भोज से है। अगला क्वेश्चन है कि चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? चार ऑप्शन है, शैव, जैन, वैष्णव या उपरोक्त सभी।
करेंगे तो दोस्तों सभी धर्मों से संबंधित मंदिर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आपके स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। बटेश्वर मंदिर परिसर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। मंदिर को बटेसरा या बटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्वालियर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ावली गांव के पास है एक पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। एक तरफ है प्राचीन नाम और दूसरी तरफ है दोस्तों आपका यहाँ पर वर्तमान नाम। तो दोस्तों दिलीप नगर जिसे कि प्राचीन दतिया जिसे कि प्राचीन काल में आपका दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। बेलसा नगर या बेस नगर का जो है नया नाम क्या है? विदिशा, यानी कि विदिशा का प्राचीन नाम बेस नगर दोस्तों आपका हुआ करता था। तो 3 और 4 हमारा यहाँ पर सही है। सादियाबाद जो दोस्तों किसका पुराना नाम था? तो मांडू का था। और मयूरवन मुरैना का जो है प्राचीन नाम दोस्तों आपका हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी शिवपुरी तुंडिंकर, यह जो है आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों आपके सम्मिलित है। बुरहानपुर को प्राचीन काल में खान प्रदेश के नाम से जाना जाता था, एरण को सौभोग नगर के नाम से और कटनी को मुडवारा के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता था। तो दोस्तों यह था हमारे एमपी जीके का एक नया वीडियो जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।